हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसके पहले मैंने आपको जो 3 कोड है वो सारे दे दिए, ये लास्ट कोड है हमारा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपको जो मैंने प्रीवियस वो 3 न्यू कोड्स दिए थे वो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उसके बाद अब सोशल सिक्योरिटी कोड, 4th नंबर कोड। तो चलिए ईजी तरीके से पूरे कोड को समझते हैं। ये कोड आया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से। ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था लोकसभा में 19 सितंबर 2020 में, पास हुआ था लोकसभा में 22 सितंबर 2020 में, और राज्यसभा में अगले ही दिन पास हो गया था, यानी कि 23 सितंबर 2020 में। ठीक है, इस कोड को ज़्यादा खींचा नहीं गया, बहुत जल्दी जल्दी पास कर दिया गया। ये कोड आने के पीछे पहले इसका उद्देश्य देखते हैं कि क्यों इस कोड को लाया गया। दोस्तों, वर्कर और एम्प्लॉय को सारे तरीके के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने के लिए का मतलब है कि लाइफ इंश्योरेंस, जब वो लोग बीमार पड़े तो सिक इंश्योरेंस, उसके बाद फिर उन लोगों की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो हर जगह अलट पलट हो रखी है, तो सबको सेम वे में करने के लिए सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। मतलब सोशली तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने के लिए ये एक्ट लाया गया, ये कोड लाया गया। जैसे हमने प्रीवियस 3 कोड देखे जिसमें हमने ये देखा कि सारे लॉ को जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं उन्हें सब्स्यूम्ड कर दिया गया, मतलब उन सबको मिलाकर एक कोड बना दिया गया। इस कोड में देखते हैं इसमें कितने सारे लॉ को कंज्यूम्ड किया गया है। दोस्तों, इसमें टोटल 9 एक्ट को कंज्यूम्ड कर दिया गया है। वो 9 एक्ट वो सारे आपने जो ऑलरेडी पढ़े हैं, मैंने चैनल पे डाले थे सारे वीडियोस। तो इसमें क्या क्या नाम है देखते हैं। सबसे फर्स्ट है द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, फिर सेकंड है द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, फिर थर्ड है द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952, जिसे हम EPF कहते हैं। फोर्थ है द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959, फिर फिफ्थ है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, फिर सिक्स्थ है द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, फिर सेवेंथ है द सीनियर वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 1981, फिर 8 नंबर है द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, एंड लास्ट वन इज द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ठीक है, तो ये 9 एक्ट को यहाँ पर कंज्यूम्ड कर लिया गया है, करके एक कोड बना दिया गया। आप यहाँ पे जितने भी एक्ट देखोगे सब में कहीं ना कहीं सोशल तरीके से ही बात की गई है, जैसे कंपनसेशन, स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेचुइटी, वेलफेयर। यहाँ पे सब वर्कर और एम्प्लॉयज़ के हित को लेके सोशली तरीके से बात की गई है, इसलिए ये सारे एक्ट को कंज्यूम करके एक नया एक्ट, नया कोड बना दिया गया है। ठीक है, इस सारे एक्ट में ये जितने भी हम एक्ट देख रहे हैं इसमें चेंजेस आए हैं बहुत सारे, और ये चेंज होकर नया कोड बना है। तो वो क्या है वो सब हम वीडियो में आगे देखेंगे। मैं सब आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्य क्या है इस एक्ट को लाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है वाइडर गोल। जो पहले गोल था सारे एक्ट में वो बहुत ही छोटा था कहीं ना कहीं, यहाँ पर और वाइडर किया गया है, सोच यहाँ पे और बढ़ाई गई है। यहाँ पर बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, मतलब यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को भी और वर्कर को भी, इसके साथ साथ एम्प्लॉयर्स के लिए भी बेनिफिट्स हैं। देन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक, इसमें नए नए स्कीम लाए गए हैं सोशली सिक्योर करने के लिए वर्कर्स को। क्या क्या हैं? लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। तो इस तरीके के नए स्कीम्स आए हैं इस कोड में जिससे वर्कर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिले। किस टाइप के वर्कर को ये सारे बेनिफिट मिलेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। अब इसमें ऐसे भी वर्कर हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी अनऑर्गेनाइज्ड है वो काम उनका। वर्क 2 तरीके का होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड जिसे गवर्नमेंट चला रही है, अनऑर्गेनाइज्ड जिसे हम फ्री टाइम पे अपने हिसाब से करते हैं, फ्रीलांसर के जैसे। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर को भी अब बेनिफिट मिलेगा। होम वर्कर जो घर से काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, उन्हें भी मिलेगा बेनिफिट। माइग्रेंट वर्कर यानी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं काम के लिए, मैंने आपको इसके ऊपर भी एक्ट बताया है। गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, वेदर ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड काम हो, सब में अब बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है।
यहाँ पे आप दो नए वर्ड देख रहे हो, गीग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर। इसमें नया डेफिनेशन आया है गीग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर में। तो इसका क्या मतलब है, गीग वर्कर क्या होता है? तो गीग वर्कर यानी जो फ्रीलांसर की तरह काम करता है अपने हिसाब से, मतलब किसी के कहने पे नहीं चलता, उसको जो मन करता है वो अपने हिसाब से करता है। आप बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर लोगों को देखोगे जो अपने हिसाब से काम करते हैं, उनका किसी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। ऐसे वर्कर को गीग वर्कर करते हैं। मैं आगे जाके आपको इसका डेफिनेशन भी बताऊंगी कि इसमें क्या नया चीज़ है। देन प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर क्या है? जो कोई प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि आजकल एप्लीकेशंस, यूट्यूब, इन सब का यूज़ करके जो चेंजेस आ रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म वर्कर। मस्ट गेट रजिस्टर्ड, तो इन लोगों को भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और ये वो काम तभी कर सकते हैं जब इनका 16 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये निर्देश है कि गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर का कम से कम 16 साल का उम्र जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो लोग रजिस्टर्ड करेंगे। वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं मे बी ऑफलाइन या ऑनलाइन। फिर है सैलरी स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट, और इस एक्ट का और भी ऑब्जेक्टिव था कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है ना लोगों की अलग अलग, वो एप्रोप्रिएट की जाए, जो जितना डिजर्व करता है उसे उतना मिले। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे की फीचर्स की। इस एक्ट में कुछ की फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यू चीज़ें क्या हैं? रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। दोस्तों, हर एक्ट में हम देखते हैं कि एक रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है एम्प्लॉयर को। इसमें भी सेम चीज़ है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी? आर, कितने घंटे काम किया, वर्क परफॉर्म्ड, कौन सा काम किया, वेजेस, कितना वेजेस मिल रहा है, लीव, कितनी छुट्टियां दी गई, ओवर टाइम, अटेंडेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी और भी कुछ अगर ज़रूरत है तो एम्प्लॉयर लिख सकता है। फिर है इशू वेज स्लिप। वेज स्लिप मतलब जो मजदूरी उन्हें मिल रही है तो उसका एक वेज स्लिप बनेगा और वो एम्प्लॉयर को इशू करना पड़ेगा। वो या तो इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकता है या फिर अदरवाइज यानी कागज़ मोड पे, पेपर मोड पे भी कर सकता है। फाइल रिटर्न, एनुअल रिटर्न यानी एक एनुअल फॉर्म बनाना पड़ेगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, अदरवाइज पेपर मोड में भी हो सकता है। किसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ऑथोराइज्ड ऑफिसर कौन होंगे? जो एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्हें डिसाइड करेंगी। फिर इस्टेब्लिशमेंट कोड अप्लाइज। हर इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पर कोड अप्लाई होगा उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा विद इन टाइम। अब कोड कैसे अप्लाई होगा, कितने नंबर ऑफ वर्कर होंगे तब, तो ये सब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जब बताएंगी उस हिसाब से, मतलब अभी तक ये निर्देश नहीं आया है। तो हर इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे कोड ये अप्लाई होगा उसे टाइम के विद इन जाकर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और ये सब कुछ किसके कहने पे हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं रिवाइज्ड डिफिनीशन, मतलब इस एक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं, किस किस जगह पे डेफिनीशन में कहाँ कहाँ चेंजेस है वो देखते हैं। बाकी वो जो 9 एक्ट थे वो आपने देखे होंगे, कहीं ना कहीं उसके बारे में सुने होंगे, तो वो डिटेल्स में मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि वो सबकी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो उन्हीं एक्ट में से कोई टर्म है जिसमें कुछ चेंजेस आए हैं तो वो देखते हैं कहाँ कहाँ चेंजेस है। सबसे फर्स्ट है एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय पहले वर्कर वर्ड था, लेकिन अब वर्कर के साथ ऐड हो गया है वर्कर एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब जो वर्कर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू एम्प्लॉयड हो रहे हैं वो भी अब एम्प्लॉय के अंदर आएंगे। फिर ISMW मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स इंक्लूड, इसमें भी एक नया वर्ड आया है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। ऐसे वर्कर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हों, खुद से भी काम करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट आए हों, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं हो कि वो खुद से ही एक जगह से दूसरी जगह आए हों काम के लिए, तो वो भी अब ISMW के अंदर आएंगे। फिर गिग वर्कर। गिग वर्कर क्या है? तो फ्रीलांसर्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, टेम्पररी वर्कर्स, नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। गिग वर्कर का मतलब है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, फ्री मन से काम करना। फिर बात होती है प्लेटफॉर्म वर्कर। सो वर्कर यूज़ ऐप या एप्लीकेशंस या वेबसाइट टू कनेक्ट टू कस्टमर्स। किसी कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए वो कोई एप्लीकेशन, वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं, उन्हें कहेंगे प्लेटफॉर्म वर्कर। तो ये थी कुछ रिवाइज्ड डेफिनेशन जो कि शॉर्ट में मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। दोस्तों, अभी तो इस एक्ट में बहुत कुछ जानना है, लेकिन अभी तक हमने जो जाना उसके हिसाब से क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या चिंता की बात इस एक्ट में। तो डिजिटल लिटरेसी पर, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी चाहिए, डिजिटली नॉलेज चाहिए जो कि वर्कर्स को मे बी ना हो, तो ये एक चिंता की बात है। कनेक्टिविटी, अब हर वर्कर का ऑनलाइन या फिर इंटरनेट के साथ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन इतने डिटेल्स में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना ये थोड़ा सा दिक्कत है। लैक ऑफ अवेयरनेस,
वर्कर को पता कैसे चलेगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, वो अलग बात है, अगर सब मिलकर काम करें तो इसके ऊपर भी सॉल्यूशन आ सकता है। तो इस एक्ट में अभी बहुत चीज़ें जाननी है जो कि मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगी। जो हमने 9 एक्ट्स देखे ना, उसमें क्या क्या चेंजेस है बहुत ही शॉर्ट में मैं आपके साथ एक साथ लेकर आऊँगी, ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ मैं पेनल्टी प्रोविज़न सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अभी तक आपको एक्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आप कैसे करेंगे उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट एज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन सेंट्रल पीएसयू। पीएसयू मतलब क्या होता है, पब्लिक सर्विस यूटिलिटी के लिए जितने भी काम हैं जैसे कि रेलवे वगैरह, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चूज़ करेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कोई मेंबर वहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनेगा। इफ़ होल्डिंग बिकम लेस देन 50%, अगर पीएसयू का जो होल्डिंग है गवर्नमेंट का वो अगर 50% से कम भी होता है, नॉर्मली 51% होने पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, 51% से कम होने पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होके जो अदर पार्टी है उसका कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल 50% से कम आ तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्क करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी एज एपीजी इन रेलवेज, माइंस, टेलीकॉम, बैंकिंग एक्सेट्रा कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है वहाँ पर वो एपीजी के जैसे वर्क करेगी। वो कौन कौन से इंडस्ट्री है, तो रेलवे, माइंस, टेलीकॉम, बैंकिंग एक्सेट्रा। और जिसको कंट्रोल इंडस्ट्री मतलब जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आ गया है उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही एपीजी यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरह वर्क करेगी। सो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसमें जो मैंने आपको एक्ट बताया था 9 एक्ट, उसमें कहाँ पे क्या क्या चेंजेस है वो देखते हैं। शॉर्ट में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर और भी कई एक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कैसे करेंगे, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जिसे हम ईपीएफ कहते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, तो ये प्रोविज़न कहाँ एप्लीकेबल होगा, जहाँ पर भी 20 और मोर एम्प्लॉयज़, जहाँ पर भी जिस इस्टेब्लिशमेंट में भी 12 महीने के अंदर में 1 साल के अंदर में 20 या उससे ज़्यादा लोगों ने काम किया है तो वहाँ पर ये ईपीएफ का प्रोविज़न लागू हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, प्रोविडेंट एक फ़ंड है, फ़ंड में कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का दोनों। मैंने आपको इसकी वीडियो दी है जिसमें मैंने सब कुछ आपको बताया है। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयर 10% ऑफ वेजेस पे करेगा और एम्प्लॉई भी सेम 10% ऑफ वेजेस पे करेगा। किसमें, प्रोविडेंट फंड में। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, लास्ट में ये पैसा एम्प्लॉई के काम आता है। सो मे बी मोर डिपेंड अपॉन एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉई चाहे तो वो 10% से ज़्यादा भी वेजेस का पे कर सकता है, लेकिन उसको कोई फोर्स नहीं करेगा एम्प्लॉई को, उसका अगर मन हो तो वो दे सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अप्लाई 12%, जैसे यहाँ पे रेट 10% है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो 10% को हटा के 12% भी कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं है, वो अगर चाहे तो हो सकता है। फिर नेक्स्ट है ऑथोराइज्ड एम्प्लॉयर मेंटेन पीएफ अकाउंट। एम्प्लॉयर को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड करेगी कि वो अगर चाहे तो पीएफ अकाउंट खुद से मेंटेन कर सकते हैं अगर उनके एस्टैब्लिशमेंट में मोर देन 100 एम्प्लॉयज़ हैं। 20 एम्प्लॉयज़ हो तो प्रोविज़न फंड जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है, और अगर 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं तो एम्प्लॉयर पीएफ अकाउंट खुद से मेंटेन कर सकता है, फिर वो ही संभालेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है। स्कीम डिज़ाइंड फॉर बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। फिर ईपीएफ जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये बेनिफिट कर रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, इसमें कुछ नए नए टाइप के एम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन आए हैं, तो उसमें ही था सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, खुद से काम करते हैं, तो वहाँ पे उनको भी बेनिफिट मिले, इसीलिए ये स्कीम डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे हम ESIC कहते हैं। इसमें क्या चेंजेस है, तो जहाँ पर भी 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम किए हों पिछले
12 मंथ्स में, यानी कि 1 साल के अंदर, तो वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा। अदर देन सीजनल फैक्ट्री, जो सीज़न के फैक्ट्री होते हैं ना, सीज़न फैक्ट्री मतलब जैसे कि होली में रंग का काम, दिवाली में पटाखों का काम, तो ये सब सीजनल फैक्ट्री है, उसमें नहीं होगा, उसको छोड़ के। और जो नॉर्मल नॉन सीजनल फैक्ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे तो ESIC लागू हो जाएगा। हैज़र्ड्स इंडस्ट्री नोटिफाइड टू गवर्नमेंट, अगर कोई भी इंसान किसी हैज़र्ड्स इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाइड करना पड़ेगा। इवन अ सिंगल वर्कर, अगर उसके अंदर सिंगल वर्कर भी है तो भी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। फंड्स इंक्लूड कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, ये जो ESIC का फंड है, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो इसमें फंड जाता है, पैसे जाता है, तब इसको किसी के यूज़ में लगता है। तो ये फंड कहाँ से आएगा? तो कंट्रीब्यूशन, लोग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। डोनेशंस, CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कंपनीज देती है। कंपनी को जब अच्छा प्रॉफिट होता है तो वो पिछले 3 साल के प्रॉफिट को एवरेज करके CSR देती है, फंड देती है 2% का। फिर गिफ्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये लोग गिफ्ट या डोनेशन देती हैं। तो ये सारे पैसे जमा हो जाते हैं कहाँ? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। फिर ये फंड किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है मेडिकल वर्कर के मेडिकल बेनिफिट के लिए, सैलरी के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ग्रेचुइटी के लिए, फिर जो मेंबर ऑफ कमिटीज़ हैं उनके फ़ी के लिए। तो इन सब के लिए इस फंड को यूज़ किया जाता है। एवरी एम्प्लॉय इज़ इंश्योर्ड, इस एक्ट में, इस प्रोविज़न में ये बताया गया है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी एम्प्लॉय है, भले वो इस्टेब्लिशमेंट से किसी तरीके से भी जुड़ा हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से, तो वो एम्प्लॉय इंश्योर्ड होगा, उसका इंश्योरेंस अपने आप मान लिया जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ग्रेचुइटी की। ग्रेचुइटी कहाँ अप्लीकेबल होगा? तो 10 और मोर पर्सन एम्प्लॉयड, वही सेम बात, पिछले 12 महीने में 10 या उससे ज़्यादा लोगों ने अगर काम किया है तो वहाँ पर ग्रेचुइटी अप्लीकेबल होगा। और ग्रेचुइटी कब मिलता है? 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, अगर 5 साल लगातार हमने काम किया तो ही ग्रेचुइटी मिलेगा। और अगर वर्किंग जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट का जो काम करते हैं वो, उनके ऊपर 5 साल का नहीं है, 3 साल का है, कि अगर वो लोग 3 साल काम करते हैं तो ही उन्हें ग्रेचुइटी के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो 5 year कंटिन्यूएशन नॉट कंपलसरी, जैसे यहाँ पे बोला गया है 5 साल तक हम काम करेंगे तो ही हम ग्रेचुइटी के लिए एप्लीकेबल होंगे। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि किसी किसी केस में ये ज़रूरी नहीं है कि 5 साल पूरे कंटिन्यूस हो। वो क्या क्या केस है? वो केस है डेथ, वर्कर की डेथ हो जाना, डिसेबलमेंट मतलब एक्सीडेंटल कुछ डिसेबलमेंट आ गई, एक्सपायरेशन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की अगर एक्सपायरी हो गई तो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर नोटिफाइड करके कुछ चेंजेस कराए हैं तो इन सब वजह से कंटिन्यूएशन सर्विस नहीं चलेगी। ये सब MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट की। सो मैटरनिटी बेनिफिट, इसमें आपको जितना पॉइंट्स मैंने बताया है वो सबसे आपका एक्ट भी रिवीजन हो जाएगा, तो आप बहुत ही अच्छे से देखें। एक ही पूरे कोड में बहुत सारे एक्ट भी आपके वापस से रिवीजन हो जा रहे हैं। फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन, गवर्नमेंट बिलोंगिंग्स, इस्टेब्लिशमेंट एक्सेट्रा, हर जगह पे जहाँ पे भी 10 एम्प्लॉई या उससे ज़्यादा काम किए हों पिछले 12 महीने में, तो वहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट का प्रोविज़न शुरू हो जाएगा। Women shall not work 6 weeks immediately following the day of her delivery, miscarriage, medical treatment of pregnancy. कोई भी विमेन को कितने दिन छूट मिलेगी? जब उनकी प्रेगनेंसी या डिलीवरी का डेट आ गया, उन्हें बेबी हो गया, उसके 6 वीक्स तक, आने वाले 6 हफ्ते तक उन्हें काम नहीं करना है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर। सिर्फ डिलीवरी ही नहीं, मिसकैरेज या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान। फिर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस, डेली वेजेस ऑन हर एक्चुअल एब्सेंस, जब तक वो एब्सेंस है काम से, जितने वीक की यहाँ पे छूट मिली है, तब तक उनका जो भी डेली वेजेस है वो उन्हें मिलना चाहिए, उनका वेजेस नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट है 26 वीक्स मैक्सिमम बेनिफिट, मतलब मैक्सिमम कितने दिन तक के लिए उन्हें छुट्टी मिलेगी? 26 वीक्स तक उन्हें आराम करने को मिलेगा, जिसमें से 6 वीक्स हमने देख लिया कि आफ्टर डिलीवरी, एंड ये जो 8 वीक्स है वो प्रिसीडिंग डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के 8 वीक्स पहले तक, जो भी एक्सपेक्टेड डे ऑफ डिलीवरी है उसके 8 हफ्ते पहले तक भी उनको छुट्टी मिलेगी, और जितनी भी छुट्टी है इन सब का पैसा, मतलब 26 वीक्स का पैसा उन्हें मिलेगा। फिर मेडिकल बोनस ऑफ 3500,
₹3500 रुपये का मेडिकल बोनस एम्प्लॉयर देगा विमेन को, या फिर नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ अमाउंट उस टाइम तक बोले तो वो, लेकिन अभी के लिए ₹3500 रुपये एम्प्लॉयर देगा विमेन को। इफ़ नो प्री और पोस्ट नटल केयर प्रोवाइडेड, अगर डिलीवरी के पहले या बाद में जो भी एक्स्ट्रा केयर होती है लाइक मेडिसिन वगैरह, अगर ये सब एम्प्लॉयर अलग से नहीं दे रहा है तो उसे एक बार में ₹3500 रुपये देने पड़ेंगे विमेन को। देन विमेन 2 ब्रेक्स, जब उनकी डिलीवरी हो गई तो उन्हें सबको जैसे 1 ब्रेक मिलता है, उन्हें 2 ब्रेक दिया जाएगा फॉर नर्सिंग ऑफ चाइल्ड टिल 15 मंथ्स ऑफ एज। जब तक उनके चाइल्ड की उम्र 15 महीने से ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक उन्हें 2 ब्रेक मिलेगा ताकि वो अपने चाइल्ड का केयर कर सके। नेक्स्ट है क्रेच फैसिलिटी। क्रेच फैसिलिटी मतलब होता है कि बच्चों को संभालने की जगह, तो छोटे छोटे बच्चों को संभालने के लिए क्रेच फैसिलिटी खोलना पड़ेगा ऑफिस के आसपास ही, फैक्ट्री के आसपास ही। कितने दूर ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर 50 एम्प्लॉय या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में तो ही क्रेच फैसिलिटी भी दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है BOCWCES यानी बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इनके बारे में। सो सेस कलेक्टेड फॉर वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स, इनसे जो सेस लिया जाएगा, एक्स्ट्रा जो पैसे लिए जा रहे हैं वो किस लिए लिए जा रहे हैं, बिल्डिंग वर्कर के वेलफेयर के लिए। विद इन 60 डे ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, जो भी बिल्डिंग बन रही है वो जब कंप्लीट हो जाए तो उसके 60 दिनों के अंदर में सेस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कौन देगा, एम्प्लॉयर। क्या रेट से रहेगा, तो रेट नॉट एक्सीडिंग 2% बट नॉट लेस देन 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि 1 से 2% के बीच में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी है वो रहेगा, जो गवर्नमेंट बता देगी। बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर पे करेगा गवर्नमेंट को। नॉन पेमेंट, अगर वो नहीं पे करता है तो लाइबल टू पे इंटरेस्ट, जिस दिन से वो पे नहीं कर रहा है उस दिन तक का पूरा इंटरेस्ट उसे साथ में पे करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है फंड फॉर स्कीम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के साथ साथ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के बारे में भी सोच रही है, तो अब इन लोगों का फंड कहाँ से आएगा उसके बारे में। तो स्कीम फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या CSR या एग्रीगेटर्स, इन लोगों को फंड कहाँ से मिलेगा, तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या स्टेट गवर्नमेंट देगी, या फिर CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कंपनीज पे करती है अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोशली हेल्प के लिए, या फिर एग्रीगेटर से पैसे मिलेंगे। एग्रीगेटर कौन होता है, तो ये ब्रोकर काम करता है, या फिर मार्केट प्लेस, ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पर बायर और सेलर आपस में काम कर रहे हैं, एक जन सर्विस दे रहा है एक जन सर्विस ले रहा है, तो वो एग्रीगेटर प्लेस हुआ, बीच का प्लेस यानी कि मार्केट प्लेस। ठीक है, तो इन जगह से फंड आएंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेटर, एग्रीगेटर कितना फंड में देगा, तो 1 से 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर ऑफ एग्रीगेट, जो भी इनका टर्नओवर होगा उसका 1 से 2% तक देगा। शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ अमाउंट पेड टू वर्कर, एग्रीगेटर ने जितने भी अमाउंट पे किए हैं वर्कर को उसका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 या 2% के बीच में ही होना चाहिए एनुअल टर्नओवर। ठीक है, तो ये है फंड फॉर स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। नेक्स्ट अब है करियर सेंटर। इसमें एक नया टर्म आया है करियर सेंटर बोल के। तो ऑफिस इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड करियर सर्विस, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने सर्विस ओपन की हुई है करियर के लिए, ऐसे ही ऑफिस इस्टेब्लिश किए जाएंगे टू प्रोवाइड करियर सर्विस, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा करवाना, लाइक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेस और पोर्टल, या तो जगह पे किसी जगह ऑफिस लेके या फिर पोर्टल में ये खोले जाएंगे। मैंडेटरी रिपोर्ट वैकेंसी टू करियर सेंटर बिफोर फिलिंग ऑफ वैकेंसी, और ये ज़रूरी है कि पहले जो भी वैकेंसी की न्यूज़ आई है वो करियर सेंटर में जाएगी, उसके बाद ही वो वैकेंसी के लिए भरेगी। तो सबसे पहले करियर सेंटर में बताना पड़ेगा। बट नो ऑब्लिगेशन ऑन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के ऊपर कोई दायित्व नहीं है कि उसे करियर सेंटर से ही रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बस मैंडेटरी है कि रिपोर्ट करना पड़ेगा, वैकेंसी करियर सेंटर में बता देनी पड़ेगी, लेकिन एम्प्लॉयर का मन वो कहीं से भी चूज़ करे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो करियर सेंटर से ही चूज़ करे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड्स। तो यहाँ पर बोर्ड्स का भी कॉम्पोजिशन है, जिसमें 2 तरीके के बोर्ड है। एक है नेशन का नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड और एक है स्टेट का जो कि है स्टेट बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ये किसके लिए है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए खोला गया है, जिसमें 5 से पहले 5 मेंबर थे, अब बढ़ के 10 हो गए हैं। ऐसे ही स्टेट में पहले 7 थे, अब बढ़कर 10 हो गए हैं। तो पहले नेशनल में थे 37, अब बढ़ के 42 हो गए हैं 2020 के बिल में, और ऐसे ही स्टेट में पहले 31 मेंबर थे जो अब बढ़कर 34 मेंबर हो गए हैं 2020 का जब कोड आया तब से। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी पेंडेमिक, एंडेमिक, नेशनल डिज़ास्टर, जितनी भी
मतलब जितनी भी आपदा आती हैं, प्राकृतिक आपदा आती हैं, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट कैन रिड्यूस PF ESI कंट्रीब्यूशन फॉर 3 मंथ्स। अगर गवर्नमेंट चाहे तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में से कुछ % कम कर सकती है 3 महीने के लिए, जब तक ये आपदा वगैरह स्टार्ट होगी तब से 3 महीने के लिए। अब लास्ट टॉपिक आज का पेनल्टी डिस्कस करने के पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको इस एक्ट से रिलेटेड या और भी कई एक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए या MCQs चाहिए तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो पेनल्टी क्या है? अगर इंस्पेक्टर को उसका काम करने से रोका जाता है तो 6 मंथ की जेल हो सकती है, और अगर एम्प्लॉयर किसी तरीके का रूल नहीं मानता है तो उस पर फाइन लगेगा 50,000 तक का। ओनली फाइन, जेल अब हट गया है, सिर्फ फाइन है 50,000 तक का। दोस्तों, आज आपने ये पूरी वीडियो कितने अच्छे तरीके से देखी है वो एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है, और मैं चेक करूंगी कि आपने कितने अच्छे तरीके से पूरी वीडियो देखी है। सो आज का क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ CSR। मैंने पूरी वीडियो के दौरान आपको CSR का फुल फॉर्म बताया है, तो वो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि CSR का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, मैं चेक करूँगी, इससे आपको भी पता चलेगा आपने वीडियो कितने कॉन्सेंट्रेट होकर देखा है। तो दोस्तों, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का जो थ्योरी पार्ट था वो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, और भी कोई अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा तो मैं वो आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन इतना तक में मैंने पूरा एक्ट जो न्यू कोड में जितना कुछ जानने का था वो मैंने सब आपको बता दिया पूरे शॉर्ट में। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर वीडियो के नीचे लाइक करके बताएं। कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई नए एक्ट का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सअप में, इंस्टा में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, हर जगह जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स। तो आप ज़रूर हमसे जुड़ें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे न्यू एक्ट और उनके MCQs मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियोज़ आए वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।